सभी को गुड मॉर्निंग। मैं दिलशाद इधर आज आपके लिए आपका बोर्ड का सेकंड चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं अपन आपके सेकंड चैप्टर की। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन ये चीज़ समझेंगे कि अपन को गाउस के नियम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। जो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसके अंदर आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में अपन ये पढ़ा था कि अगर कोई भी एक सिस्टम दे दिया है आपको जिसके अंदर चार्ज पड़े हुए हैं अलग अलग, मतलब अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चार्ज पर इन सभी चार्जों के कारण अपन ने क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि कोई एक ऐसा निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे, मतलब परिमाण में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चार्ज आ गए, तो उस ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चार्ज आने के कारण अपन उसे केवल कूलाम के नियम से नहीं निकाल सकते, कूलाम नियम से नहीं निकाल सकते। देखो होता क्या है कि अगर एक सिंपल वे में बात करूं कि मान लो कि एक ये रोड है, ठीक है ना, कंडक्टर एकदम पूर्णतः चालक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है ना, चार्ज। अगर इस पूरी रोड के कारण मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर मेरा परीक्षण आवेश पड़ा है, अगर वहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन पूरी छड़ पर जो आवेश है उसको एक छोटा सा हिस्सा मानूंगा, उस छोटे से हिस्से से इस पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब अपने पास अगर पूरे रोड के कारण अगर कोई छोटे से हिस्से के कारण अगर मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लिया और बाद में इसका पूरे का निकालना हो तो क्या कर सकते हैं अपन, इसका समाकलन कर सकते हैं। ये सभी हिस्सों के कारण छोटा छोटा जोड़कर इसको इक्वल कर सकते हैं। जैसे अगर टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से बन सकता है, ऐसा पॉइंट चला जा सकता है। ये चीज़ तो अपन अध्यारोपण के सिद्धांत में भी पढ़ ली थी, ठीक है। लेकिन बात यहाँ आती है कि जब अपन इसका पूर्णतः समाकलन करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, समाकलन बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाता है, मतलब अपने लिए बहुत ही जटिल हो जाता है। उस जटिल समाकलन को रोकने के लिए अपन ने क्या चीज़ बनाई, गाउस का नियम। इस गाउस के नियम को पढ़ने और समझने से पहले अपन को कुछ डेफिनेशन आना जरूरी है, ठीक है। उसमें से सबसे पहला आपका जो मेजर डेफिनेशन है वो होती है विद्युत फ्लक्स की। तो बात कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स होता क्या है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा होती है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित लंबवत, चाहे इसको रहने भी देता है, कोई जरूरी नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगेगी, स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है उस विद्युत फ्लक्स को अपन डिनोट करते हैं फाई ई से।
देखो डेफिनेशन ये बोलती है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन ने कोई भी पृष्ठ रख दी, उस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उन विद्युत बल रेखाओं का टोटल नंबर जो रहता है, उन टोटल नंबर को कहते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। ठीक है, मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सभी जगह समान रूप से वितरित है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक पृष्ठ रख दी, इसके अंदर मैंने एक पृष्ठ रख दी, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ठीक है, जितनी भी निकलेगी, चाहे 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस रहेगी वही आपका क्या रहता है, विद्युत फ्लक्स। मतलब विद्युत फ्लक्स को अगर अपन सिंपली लैंग्वेज में कहें कि कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी पृष्ठ से निकले, ठीक है, उसको कहते हैं अपन विद्युत फ्लक्स। उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, फाई ई से। ठीक है, इस फाई ई की जो वैल्यू होती है अपने पास, इस फाई की वैल्यू होती है अपने पास ई डॉट ए, या इसको अगर सिंपल और लिखूं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, डॉट अब हटाते तो अपन क्या आता है, कोस थीटा। क्या चीज आती है, कोस थीटा। ठीक है ना, अब बात कर लेते ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो जो ई है वो है अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिस इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका जो पृष्ठ पड़ा है। अब जो पृष्ठ पड़ा है उसका क्षेत्रफल कितना है, वो हो गया आपका ए, और थीटा, थीटा का मतलब ये है कि ये जो पृष्ठ है इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, वो आपको हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, इसका सूत्र होता है ई ए कोस थीटा। अब बात करते हैं ये ई ए कोस थीटा आया कैसे। ठीक है, तो सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, अपन को यहाँ पर एज्यूम करना मुश्किल हो जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं होगी कैसे। तो ये मान लेता हूँ मैं कि जो विद्युत बल रेखाओं को मैं ले लेता हूँ प्रकाशीय रेखाओं से संबंधित ले लेता हूँ एक प्रकार से, विद्युत बल रेखाओं को मैं मान लेता हूँ प्रकाशीय रेखाएं अभी फिलहाल, मतलब प्रकाश की रेज है। ठीक है, माना मैंने। ठीक है, क्या कर लेते हैं कि अपन कोई भी एक शीट ले लेते हैं, उस शीट के अंदर मैं छोटा सा होल कर देता हूँ। मान लो कि मेरी शीट अभी, ठीक है, इस शीट में मैंने छोटा सा होल कर दिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। ठीक है, अब इस शीट के अंदर से मैं अगर टॉर्च यहाँ पर मारूंगा तो टॉर्च मारने से होगा क्या, जो सारी लाइट रहेगी वो उस पूरी शीट पर जाएगी और निकलेगा क्या उससे, इस शीट को जो पार करेगी वही चीज निकलेगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रकाशीय रेखाओं की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल में स्थित प्रकाशीय रेखाएं इनटू क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, यहां पर क्षेत्रफल देखना, अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी लंबाई ये होगी L, इसकी चौड़ाई होगी ये B, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, ये चीज हो जाएगी L इंटू बी। अगर मैं टॉर्च को सीधा न मारकर तो कुछ एंगल पे कर दूं, मतलब कुछ ऐसा कर दूं इसको, ठीक है, कि ये मेरी शीट पड़ी थी, मैं इसके ऊपर लाइट ऐसा कुछ मार रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, लाइट को कुछ इस प्रकार से कर दिया, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है वो इस शीट से क्या कर रहा है, थीटा को चेंज कर रहा है, मतलब थीटा वेरी हो रहा है, मतलब ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इधर देखिएगा, अब जो इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी, मतलब फर्स्ट कंडीशन ये ले लिया अपन ने, सेकंड कंडीशन ले तो जो सेकंड कंडीशन में जो निकलेगी रेखाएं वो निकलेगी आपकी एकांक क्षेत्रफल में स्थित प्रकाशीय रेखाएं। तो अपन बात कर रहे थे इस सेकंड केस की। ठीक है, इस सेकंड केस को समझना हो तो देखना, इसको अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं हल्का सा, ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल में स्थित प्रकाशीय रेखा। अब क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्षेत्रफल को देखो, लेंथ तो इसकी वही की वही रह रही है, ठीक है, उसमें लेंथ के अंदर कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, जो आपकी जो ब्रेथ रहेगी, मतलब जो चौड़ाई रहेगी आपकी, वो परिवर्तित हो रही है। मान लेता हूं कि कितनी परिवर्तित हो रही है, बी डैश, और आपकी लंबाई कितनी है, एल। ठीक है, तो यहां देखना, अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
इस क्षेत्रफल को ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अपन ने ये माना था कि जो प्रकाशीय रेखाओं को किससे डिनोट कर रहा था मैं, विद्युत बल रेखाओं से। ठीक है, तो प्रकाशीय रेखा मतलब कितनी गुजर रही है वो क्या होगी आपका फ्लक्स। ये चीज हो जाएगी आपकी फ्लक्स, मतलब विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल में तो घनत्व से समझेंगे, तो इसको लिख लेते हैं अपन एकांक क्षेत्रफल में स्थित विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इंटू करना आपको एल से और बी डैश से। अब इस बी डैश की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये ऑब्वियसली कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, और पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है थीटा डिग्री। अगर इसको मैं जूम आउट करूँ तो जूम आउट में कुछ ऐसा बनेगा ये, कि ये जो हो गया आपका वो हो गया थीटा, ये आपका 90 डिग्री बन रहा, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो रह जाएगी आपकी बी डैश। ठीक है, अब मेरे को मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक जो मेरी चौड़ाई थी वो पहले क्या थी, बी थी, तो ये क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा आपका बी। अब यहाँ पर अपन अब थीटा के सामने वाली भुजा तो होगी ये लंब। ठीक है, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया कर्ण। तो बेस और कर्ण के अंदर क्या संबंध रहता है, कौन सा संबंध रहता है, कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोस थीटा अगर लगाएं अपन, तो कोस थीटा अपना बनेगा बी डैश डिवाइडेड बाई बी। तो अगर यहाँ से मैं बी डैश की वैल्यू निकालूं तो बी डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं पुट करूं तो एकांक क्षेत्रफल में यहाँ पुट करें तो एकांक क्षेत्रफल में स्थित विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, इंटू आपका हो गया एल, इंटू हो गया आपका बी कोस थीटा, ये हो गया बी कोस थीटा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उस सीट में जो अपन ने होल लिया था, ठीक है, उसकी जो लंबाई थी वो थी एल, जो चौड़ाई थी वो थी बी। तो एल इंटू बी से तो ये चीज तो क्या बन जाएगी, उसका क्षेत्रफल, ये चीज बन गया आपका क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल में स्थित विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, इंटू आपका आ गया क्षेत्रफल, इंटू आ गया आपका कोस थीटा। अब एक चीज देखिएगा, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में स्थित बल रेखाएं। अब बल रेखाएं किस क्षेत्र में स्थित है, मान लेता हूं कि ये एरिया, इसमें बल रेखाएं स्थित है। जहां पर बल रेखाएं स्थित होती है उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो ये जो आपका होगा वो क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये बन गया आपका ई, ये आपका बन गया ए, और ये आपका बन गया कोस थीटा। तो यहां से ये सूत्र बना था आपका विद्युत फ्लक्स, ई इंटू ए कोस थीटा। अगर इसको सदिश रूप में लूं तो सदिश रूप में कुछ ऐसा लेंगे, ठीक है, जैसे कोस थीटा हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, ई डॉट ए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक या इसके ही आगे वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। इस पूरे प्रयोग से आप ये चीज समझेंगे कि जैसे जैसे अपन उस सीट की उस विद्युत क्षेत्र से थीटा को चेंज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या भी चेंज होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, कि लाइट तो यहाँ आ रही थी, मैं यहाँ से लाइट तो मार रहा हूँ, ठीक है ना, अगर सीधी मार रहा हूँ, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो जो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी वो पहले की तुलना में कम या ज़्यादा हो सकती है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसको रखा कैसे। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपका विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। ठीक है, अब अपन को ये मालूम करना है कि विद्युत फ्लक्स कैसा कैसा हो सकता है। मतलब विद्युत फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और विद्युत फ्लक्स आपका
जीरो भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन पर रखती है, और कंडीशन किसकी रहेगी? वो कंडीशन रहेगी आपकी थीटा की। ठीक है, अब बात करते हैं कि पॉजिटिव रहेगा क्या? जब आपका एंगल जो थीटा है वो 90 से तो होगा आपका छोटा और 0 से होगा बड़ा। ठीक है, मतलब 0 से 90 डिग्री के अगर बीच के अंदर जब बात रहेगी तो थीटा आपका क्या रहेगा? 90 डिग्री। जो आपका विद्युत फ्लक्स रहेगा वो रहेगा आपका पॉजिटिव। उसी के बाद अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कब रहेगा? नेगेटिव तब रहेगा जब आपका जो एंगल रहेगा वो रहेगा 90 और 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, और 0 कब रहेगा? जब आपकी जो शीट है और जो लाइट मतलब जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के साथ समांतर स्थिति में, समांतर स्थिति में मतलब कि अगर मान लो कि मैं ये पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, और ये चीज़ है यहाँ पर अपनी शीट है, अगर ये यहाँ से गुजर रही है मतलब एक दूसरे के साथ कितने एकदम समांतर में, मतलब ये इसको काट नहीं पाएगी, इन सिरों को काट नहीं पाएगी, इन सिरों को काट नहीं पाएगी, तो विद्युत रेखाएं अपने पास होगी नहीं। विद्युत रेखाओं की उपस्थिति में ये क्या जाएगा? विद्युत फ्लक्स आपका जीरो, मतलब समांतर स्थिति। समांतर स्थिति कब आती है आपकी? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। तो ये जो कंडीशन रहती है जब आपका विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक है, एक और चीज कि आपका किसी शीट से जो कुल विद्युत फ्लक्स रहेगा, टोटल विद्युत फ्लक्स रहेगा, वो उस बात पर निर्भर करता है जब आपका विद्युत फ्लक्स कितना प्रवेश कर रहा है, मतलब कितनी बल रेखाएं उसके अंदर आ रही है और कितनी बल रेखा उससे गुजर रही है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले, अगर मैं बुक लूँ कुछ, ठीक है, ये मेरी मान लो कोई शीट है, ठीक है, आपका जो कैमरा वहाँ से लाइट आ रही है, मान लो यहाँ से लाइट आई, ठीक है, तो इस शीट पर जो कुल विद्युत फ्लक्स रहेगा वो रहेगा आपका कि कितना तो मीटर अंदर जा रहा है और कितना उससे बाहर निकल रहा है, उन दोनों का टोटल रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन ले लूँ कि मैं ऐसा कंडीशन ले लूँ कि इस बुक को कुछ इस प्रकार रखूँ कि इसके अंदर जो निकलने वाली चीज़ है, जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स बल रेखा है वो क्या हो जाए? ज़्यादा, किसे से? निर्गत से। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि जो प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो? कम हो, किससे? निर्गत से। तो क्या होगा? ठीक है, उस टाइम फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा? तो उसके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो फ्लक्स हमेशा प्रवेश करता है, जो चीज़ प्रवेश करती है वो रहती है अपनी पॉजिटिव, ठीक है, और जो निकलती है वो रहती है अपनी नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में देखना कि प्रवेश करने वाला ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव का मान ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा है, उसके अंदर से कुछ घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो उस टाइम आपका फ्लक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, जब प्रवेश करने वाला फ्लक्स वो क्या है? कम है, और जो निकलने वाला है वो क्या है? ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है, तो उस टाइम आपका फ्लक्स क्या रहेगा? नेगेटिव। एक एग्जाम्पल ले लूँ, अगर इसकी बात करूँ फर्स्ट पॉइंट की, तो मैं ले लेता हूँ कि जो प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है आपका, प्रवेश करने वाला फ्लक्स है वो हो गया आपका 5, ठीक है, और जो निर्गत फ्लक्स है वो हो गया आपका 4। अब ये रहता है आपका पॉजिटिव और ये रहता है आपका नेगेटिव। अब टोटल निकालना, आपको टोटल निकालने के क्या करेंगे? अपन ऐड करेंगे, तो ये ऐड कर दें, प्लस का 5 प्लस माइनस का 4 ऐड करूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 1। तो मतलब आंसर किस में आ रहा है आपका? पॉजिटिव में, टोटल नंबर। अब सेकंड कंडीशन की बात करूं, जिस टाइम आपका जो प्रवेश करने वाला था वो था कम, किससे? निर्गत से। ठीक है, अगर मतलब इसको 4 लूँ और इसको 5 लूँ, क्योंकि प्रवेश करने वाला होता है हमेशा पॉजिटिव और निर्गत निकलने वाला होता है वो हमेशा नेगेटिव, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा आपका, ठीक है, वो क्या था? प्रवेश प्लस निर्गत। ठीक है, अगर इसको ऐड कर दें तो ऐड करने पर क्या पाएंगे? प्लस का 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस ये माइनस का 5, मतलब -5 में अगर 4 जोड़ो तो क्या आएगा आपके पास? माइनस का 1। मतलब उस समय आपका जो टोटल फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि वहाँ से निकलने वाला जो फ्लक्स है, मतलब वहाँ से उस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या है? ज़्यादा। अब बात करते हैं कि ये ज़्यादा कम कैसे हो सकता है।
यहाँ पर देखिए कि ये तो सीट तो जो है वो सेम ही है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, तो जो जहाँ पर एंटर करेगा वही तो निकलेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ से लाइट डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ किरण भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा इसका एरो को देखिएगा, अगर फ्लक्स रेखा यहाँ से एंटर कर गई, कुछ फ्लक्स रेखा है यहाँ से एंटर कर, मान लो 5 ऊपर से जा रही है और 1 यहाँ से एंटर कर गई, तो इस वाली पृष्ठ पर कुछ विद्युत बल रेखा तो एंटर कर ही नहीं, लेकिन वो वहाँ से बाहर से निकल गई। तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती है जब आपका जो टोटल विद्युत फ्लक्स है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। कम या ज़्यादा का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आगे चले अपन, आपको अगर काम दिया जाए तो आपका ये काम रहेगा कि सूत्र अपन को पता है, ठीक है, सूत्र अपने पास आ गया, ई डॉट है, ठीक है। कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि इस ए को एस भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर अपने पास सूत्र है तो सूत्र से आपको उसका मात्रक बनाना है, ठीक है, उसकी विमा बनानी है और राशि बतानी है कि आपको राशि क्या है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये चीज़ आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या मात्रक हो सकता है, क्या विमा हो सकती है और वो राशि कौन सी है, ठीक है। तो आज के जो वीडियो का अपना फर्स्ट टॉपिक था विद्युत फ्लक्स, वो तो होता है खत्म। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि चार्ज को कैसे वितरित कर सकते हैं। इस वीडियो के शुरू में ही अपन ने ये बात करी थी कि अपन को गाउस के नियम की आवश्यकता पड़ी। क्यों गाउस के नियम की आवश्यकता अपन को इसलिए पड़ी थी कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर जो चार्ज है आपका वो बहुत ज़्यादा परिमाण में हो, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, तो उस कंडीशन में अपन अगर चार्ज छोटा सा ही है, मतलब यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना पड़ा था आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है, और वहां से इनको बांट सकते हैं। लेकिन अगर आवेश परिमाण में बहुत ज्यादा हो, अगर आवेश आपका परिमाण में बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर इस क्वांटीकरण को क्या मानना पड़ेगा, उनको नगण्य मतलब नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा। उस कंडीशन में अपन ये मानते हैं कि आवेश उस पर्टिकुलर चालक पर समान रूप से, मतलब अगर इस हिस्से की बात कर लूँ तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वही का वही यहाँ पर चार्ज होगा। अगर जितना एरिया मैंने यहाँ पर काटा है उतना का उतना एरिया यहाँ पर काट दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जितना चार्ज होगा उतना का उतना ही यहाँ पर चार्ज होगा। अगर ऐसी कंडीशन लगती है, ऐसी कंडीशन में आवेशों का वो वितरण कैसा होता है, सतत, ठीक है। अब इस आवेशों के सतत वितरण को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन आवेशों के वितरण को बांटा गया है आपका सबसे पहला एकविमीय, दूसरा द्विविमीय, तीसरा त्रिविमीय, ठीक है। अब एकविमीय द्विविमीय होता है क्या, तो कोई सा भी एक मैंने निर्देश तंत्र लिया, उसके अंदर 3 एक्सिस होते हैं, एक हो गया आपका x, एक हो गया आपका y और एक आपका हो गया z। अब मान लो कि मैंने कुछ ऐसा चालक ले लिया जिसके अंदर केवल उसकी लंबाई है, उसकी कुछ मोटाई, अगर मोटाई है भी तो उसको नगण्य मान लो, तो मतलब उसके अंदर क्या आएगा, केवल एक ही अक्ष आएगा, चाहे वो x हो सकता है, चाहे वो y हो सकता है, चाहे वो z हो सकता है, तो वो कौन सा कहलाएगा, एकविमीय, ठीक है। मतलब अगर कोई चालक है, अगर उसकी केवल लंबाई पर ही अपन आवेश की बात करें तो उसको बोलेंगे आपका आवेशों का एकविमीय वितरण। अब एकविमीय वितरण को क्या बोलते हैं, द्विविमीय को क्या बोलते हैं, त्रिविमीय को बोलते हैं, क्या आगे पढ़ेंगे। अगला है अपना द्विविमीय। द्विविमीय में क्या आएगा कि जिसके अंदर लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई की भी बात की जाए, ठीक है। बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की, ठीक है। अगर किसी के क्षेत्रफल की बात करें, मतलब क्षेत्रफल में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो आता है आपका द्विविमीय वितरण में। अब त्रिविमीय में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ आपकी क्या आ जाती है, ऊंचाई भी आ जाती है, ठीक है। ऊंचाई के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपका हो गया आयतन, ठीक है। अगर कोई चार्ज किसी आयतन में वितरित है, ठीक है,
तो वो कौन सा हो जाएगा आपका त्रिविमीय। त्रिविमीय आयतन में तो इसको बोल देंगे आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, ये क्या था आपका क्षेत्रफल में, तो इसको बोल देंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और अपना जो एक विमीय में है उसको बोल देंगे अपन रेखीय आवेश वितरण। मतलब अगर इजीएस्ट वे में और बताऊं कि अगर आवेश किसी एक रेखा के अनुदिश वितरित है तो उसको बोल दिया जाएगा रेखीय आवेश वितरण। अगर आवेश किसी पर्टिकुलर शीट में या क्षेत्रफल में वितरित है तो उसको बोल देंगे पृष्ठीय। अगर आवेश उसके आयतन में वितरित है तो उसको बोल देंगे आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, अब पर्टिकुलर एक एक चीज को पढ़ते हैं कि रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या क्या होता है। तो अपना आता है सबसे पहला रेखीय आवेश वितरण। ये ऐसा वितरण है जिसमें आवेश आपका किसी एक रेखा के अनुदिश एक रेखा के अनुदिश क्या हो, वितरित हो। ठीक है, तो ऐसे वितरण को क्या बोलते हैं अपन, रेखीय आवेश वितरण। देखो रेखीय आवेश वितरण को अगर मैथमेटिकली पढ़ना चाहे तो मैथमेटिकली पढ़ने के लिए अपन को एक चीज पढ़नी पड़ती है, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब कि उस पर्टिकुलर लेंथ पर किसी मान लीजिए कि ये अपने पास कोई रेखा ले, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर मैं इतना सा हिस्सा लूं, इतने से हिस्से में कितना आवेश है, मान लिया कि डी क्यू आवेश है और कितनी लंबाई में है, ये होगी आपकी कोई रेखा, इसके अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसकी लंबाई मेरे को दे दी गई है एल, इसके ऊपर कितना आवेश है, अगर उसके अंदर संबंधन निकालना चाहूँ तो उसके लिए अपन क्या नाम लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये वो घनत्व होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर आप उस लंबाई पर कितना चार्ज उपस्थित है, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं अपन, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, जो आपका रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको अपन डिनोट करते हैं आपकी लैम्बडा से। ठीक है, ये लैम्बडा तरंग दैर्ध्य नहीं है, ये है केवल रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, अगर सूत्र की बात करूं तो लैम्बडा क्या है कि प्रति एकांक लंबाई क्या होगी, मतलब लंबाई का अपन क्या देना, भाग देना, इस प्रति एकांक लंबाई पर क्या चीज है, अपनी चार्ज है आवेश। आवेश को क्या लिखते हैं अपन, क्यू। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश उसको क्या बोलते हैं अपन, रेखीय आवेश घनत्व। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल दूं कि मैंने ये चीज ली, ठीक है, एक रेखा ले ली, उस रेखा में ये ले ली अपन ने dl लंबाई और चार्ज इसके ऊपर स्थित है dq, तो उस समय रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, उस समय रेखीय आवेश घनत्व होगा आपका dq अपॉन dl। मतलब जैसे जैसे अपन लंबाई का अल्पांश लेते जाते हैं और q का भी अल्पांश लेते जाते हैं तो उस अल्पांश में जो रेखीय आवेश घनत्व रहता है वो आपका क्या रहेगा, इक्वली चलता रहता है। मतलब इनका जो अनुपात है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे वो पूर्णता हो चाहे वो अल्पांश हो। ठीक है, अब राशि के बारे में पढ़ लिया तो राशि का सूत्र भी आ गया। अगर मात्रक बनाना अच्छा है, मात्रक क्या बनेगा, ठीक है, देखिएगा ऊपर क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलम। ठीक है, और लंबाई है तो लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में। तो यहाँ पर हो गया आपका रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर। आगे चलते हैं, आगे जो अपना टॉपिक है वो है पृष्ठीय आवेश वितरण।
ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब कि जब आवेश आपका किसके अनुदिश वितरित हो, किसी क्षेत्रफल के अनुदिश या किसी पृष्ठ पर वितरित हो, ठीक है। तो ऐसा जो आवेशों का वितरण होता है उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। मतलब कि मैंने एक कोई शीट ले ली, ये शीट ले ली मैंने, ठीक है। मान लीजिए ये उसकी होगी लंबाई और ये होगी उसकी चौड़ाई। अगर चार्ज इसके अनुदिश ही वितरित है, मतलब चार्ज यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे, मतलब एक तो इस एक्सेस में हो गया और एक इस एक्सेस में हो गया। अगर चार्ज ऐसे वितरित है किसी क्षेत्रफल में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसा अपने रेखीय आवेश वितरण में पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, वैसा पृष्ठीय आवेश वितरण में पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व में प्रति एकांक लंबाई, क्योंकि वहां पर एक ही लंबाई आ रही है, ठीक है। यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व में जो आवेश है कहाँ पर हो रहा है, पृष्ठ पर। पृष्ठ का मतलब उसके क्षेत्रफल पर, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा, तो क्या कहते हैं अपन, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। जिस प्रकार रेखीय आवेश घनत्व को अपन ने डिनोट करा था लैम्बडा से, उसी प्रकार अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व को से डिनोट करेंगे सिग्मा से, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जो सिग्मा होता है वो अपन डिनोट करते हैं उसको चालकता से, लेकिन यहाँ चालकता नहीं है, वो क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है रो, वो हो जाता है आपका चार्ज बटे हुए क्षेत्रफल, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो आगे इस क्षेत्रफल को एस के रूप में भी बताया जाएगा, मतलब कितनी सरफेस है वो चीज़। तो चाहे आप ऐसा लिखे चाहे आप ऐसा लिखे, वो हो जाएगी बात आपकी बराबर, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये कोई सीट दे दिया आपको, ठीक है। इस सीट के मैंने छोटे छोटे हिस्से कर लिए कुछ, इस छोटे से हिस्से में, इस वाले हिस्से में जिसका क्षेत्रफल मैंने मान लिया ds, इसके अंदर कितना चार्ज है, अगर वो चीज़ निकालनी है तो वो चीज़ निकलेगी आपकी सिग्मा बराबर dq/ds। क्योंकि जो रेखीय आवेश घनत्व रहता है, जो अनुपात रहता है, चाहे वो अल्पांश के लिए हो चाहे वो पूर्ण चीज़ के लिए, वो क्या रहेगा आपका सेम, तो ऐसा भी निकल सकता है। अब राशि के बारे में पढ़ लिया और उसके मात्रक के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपका मात्रक क्या बनेगा, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और क्षेत्रफल का होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक बन गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन अपनी तीसरी चीज की, वो तीसरी चीज है आयतनिक आवेश वितरण। जब आपका जो चार्ज है, आवेश है, वो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अगर ऊंचाई में भी, मतलब तीनों ही अक्षों में वितरित हो, x, y या z, तो ऐसा जो आवेशों का वितरण कहलाता है वो कहलाता है अपना आयतनिक आवेश वितरण, ठीक है। जिस प्रकार अपने पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसी प्रकार से आयतनिक आवेश वितरण में अपन पढ़ेंगे आयतनिक आवेश घनत्व, या इसको आयतन आवेश घनत्व भी बोलते हैं। आयतन आवेश घनत्व से हमारा तात्पर्य हो जाएगा कि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं अपन, आयतन आवेश घनत्व।
जो आपका आयतन आवेश घनत्व रहता है उसको अपन डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो हो जाएगा आपका कि कितना चार्ज है कितने आयतन पर, मतलब रो बराबर आ गया Q/V, ठीक है। कि यह एक और शीट जिसकी चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई तीनों ही है, इस तीनों में ही अगर मैं इसका छोटा सा हिस्सा ले लूँ, इस छोटे से हिस्से का आयतन हो गया अपने पास dV, ठीक है। इसके अंदर कितना चार्ज है, वो चार्ज मान लिया मैंने dQ। अगर उनका भी रेशो होगा तो वो रेशो किसके बराबर होगा, उसी आयतन आवेश घनत्व के, dQ/dV। अब बात कर लेते हैं इसके भी मात्रक की, ठीक है। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो हो गया आपका कूलम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय।